गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सेट थ्योरी पे डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने सबसेट्स तक पढ़ लिया था, यानी कि हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने सबसेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था और भी बहुत सी बेसिक चीज़ें उस दिन हमने आपको बताई थी। हमने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन बताया था रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, और हम लोगों ने क्या कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सबसेट, ये सब डिस्कस कर लिया था, है ना। आज हम आपको रिलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सेट्स में कुछ थोड़ा सा पार्ट रह गया था, वो आप लोग पहले देख लिए, उसके बाद मैं आपको रिलेशन के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इक्वल सेट्स के बारे में कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, इक्वल सेट्स पता होगा आप लोगों को। Two sets are called equal sets. Two sets are called equal sets if they have same elements. अगर किन्हीं दो सेट्स के पास सेम एलिमेंट्स हैं तो उनको हम इक्वल सेट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए सेट दिया हुआ है एक्स वाई जेड, इसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और ये बी दिया हुआ है वाई जेड एक्स दिए हुए हैं, इसमें एलिमेंट्स, ठीक है। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर इसमें एक्स वाई जेड लिखा है और इसमें वाई जेड एक्स लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्वल सेट कहलाएंगे। तो जो एलिमेंट ए में है, यानी कि एक्स ए में भी है बी में भी है, वाई ए में भी है बी में भी है, जेड ए में भी है बी में भी है, तो क्या कहेंगे हम, दो सेट आपस में बराबर हैं, ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। और जब हमको किन्हीं दो सेट्स को इक्वल शो करना होता है, जब हमें किन्हीं दो सेट्स को इक्वल शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, टू शो ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए सेट को बी सेट के बराबर अगर हमें शो करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ए है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है। क्या मतलब हुआ, सबसेट क्या बताया था हमने आपको, हमने कहा था अगर A B का सबसेट है तो पूरा का पूरा A जो है वो B के अंदर कंटेंड होगा। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है कि A का हर एक एलिमेंट B के अंदर मौजूद है, तो मतलब A B का सबसेट है, A B का सबसेट है ना। और B का हर एक एलिमेंट यानी कि X Y Z ये पूरा का पूरा B जो है वो भी A के अंदर कंटेंट है, तो B भी A का सबसेट होगा, तो B भी A का सबसेट होगा। तो जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट आपस में इक्वल कहलाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई इक्वल सेट्स की, ठीक। अब इसके बाद एक बात आती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, जैसे लिखा हुआ है टू सेट्स ए एंड बी, अगर कोई दो सेट है हमारे पास ए और बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग सेट्स, उनको हम इंटरसेक्टिंग सेट्स तब कहेंगे इफ दे हैव एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। अगर इन दोनों सेट में कम से कम एक एलिमेंट अगर कॉमन है तो हम उसको इंटरसेक्टिंग सेट्स कहेंगे। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर एक से कम होगा मतलब होएगा नहीं तो वो नल सेट कहलाया जाएगा, है ना। तो ये देखिए, अब फॉर एग्जाम्पल देख लिया आप, अगर कोई ए सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6 और बी दिया हुआ है 0 3 6 9, तो अब हम क्या कह रहे हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। अगर उन दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, तो आप देखिए इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है, ए में 2 3 4 5 6, अब ए का कोई एलिमेंट बी में मौजूद है कि नहीं मौजूद है, 3 मौजूद है और 6 मौजूद है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी ऐसे लिखा जाता है, ए और ये इंटरसेक्शन का निशान होता है और ये बी ऐसे लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट क्या बना, ए इंटरसेक्शन बी बना 3,6, क्योंकि दो एलिमेंट जो कॉमन है वही सेट में आएंगे इंटरसेक्शन के, 3,6, ठीक है। इसी के साथ अगर हमको यूनियन ऑफ सेट लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो ए सेट दिया हुआ है ये पूरा का पूरा लिखेंगे, यानी कि 2 3 4 5 6, ठीक, 2 3 4 5 6, और उसके बाद बी सेट में आएंगे, साथ ही में लिखेंगे मिला के। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है, यूनाइट कर देना, दो सेट को यूनाइट करके लिख देना, मिला के लिख देना दो सेट्स को। तो 2 3 4 5 6 और इसका 0 3 6 9। अब देखिए यहाँ पे हमने खाली 0 और 9 लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यूनियन ऑफ सेट्स में हम एक बार 3,6 लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखा जाएगा। रेपिटेशंस आर रिमूव्ड, ये आप पढ़ चुके हैं सेट्स में,
रेपिटेशन रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि कोई एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको हम दोबारा सेट में नहीं लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा यूनियन ऑफ सेट में सबसे पहले ए का लिखा जाता है। अगर इसी में अगर मान लीजिए 3A में ही कई ए का एक बार और रिपीट हो जाता तब भी हम ना लिखते, खाली एक ही बार लिखते। तो हमने पहले ए लिखा 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 यूनियन ऑफ सेट में, और उसके बाद इसके सिर्फ 2 एलिमेंट लिए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये ऑलरेडी हम उसमें लिख चुके हैं पहले ही, तो अब दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का निशान यूं बनता है यूं, और इंटरसेक्शन का यूं बनता है। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा, और दोनों सेट्स को यूनाइट करके लिख देना, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको रिपीट करके ना लिखना, एक ही बार लिखना, वो कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन का मतलब यूनाइट कर देना, मिला देना दो सेट्स को। इसके बाद आती है बात डिसजॉइंट ऑफ सेट्स की। ठीक है, अगर किन्हीं दो सेट्स का, अगर किन्हीं दो, मान लीजिए ये ए सेट है और ये बी सेट है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन नल आ जाए, नल सेट, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, नल सेट आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ नल सेट देन इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, यानी कि सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। इसके बाद में बात आती है डिफरेंस ऑफ सेट्स की। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना, देख लिए। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये तीसरा हो गया था, चौथा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया हुआ है, इफ ए इज इक्वल टू, दिया हुआ है P Q R S, P, Q, R, S, डेल्टा, ये डेल्टा का निशान है, ध्यान रखिएगा। एंड कोई सेट B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है, और S दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, और गामा दिया हुआ है। ठीक है, कोई दो सेट दिए हुए हैं, A P Q R S डेल्टा, और B दिया हुआ है P S अल्फा बीटा गामा। ठीक, अब हमसे कहा जा रहा है कि आप A माइनस बी निकालिए और B माइनस ए निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हम A माइनस बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? जब हम A माइनस बी निकालेंगे तो हम सेट A के वो एलिमेंट लेंगे, जब हम A माइनस बी निकालेंगे, A माइनस बी, तो हम सेट A के वो एलिमेंट्स लेंगे कि जो B में ना मौजूद हों। सेट A के वो एलिमेंट लेंगे जो B में ना मौजूद हों। तो सेट A में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो B में नहीं है? सेट A में P है, B में भी P है, Q है, इसमें Q नहीं है, तो पहला एलिमेंट होगा Q, A माइनस बी का क्या होगा? Q, कॉमा, और देखें R है, R A में है, B में है कहीं? B में भी नहीं है, तो चलिए दूसरा एलिमेंट R हो गया। S है, S है, डेल्टा नहीं, डेल्टा नहीं, सॉरी, ये गामा है। ये क्या है? गामा, हाँ गामा, गामा है इसमें, इसमें भी है, तो इसमें नहीं लेंगे। तो A माइनस बी क्या आया हमारे पास? Q, R आया। A माइनस बी जब हम करेंगे, जब हम A माइनस बी करेंगे तो हम A के वो एलिमेंट देखेंगे जो B में ना हो, जब A माइनस बी करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब A माइनस बी करेंगे तो A के वो एलिमेंट देखेंगे, और जब B माइनस ए करेंगे तो B के वो एलिमेंट लेंगे, B के वो एलिमेंट लेंगे कि जो A में ना हो। जब हम B माइनस ए करेंगे तो B के वो एलिमेंट लेंगे जो A में ना हो। तो B में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो A में नहीं है? P भी है, S भी है, और
अल्फा नहीं है और बीटा नहीं है। देखिए अल्फा बीटा इसमें है, इसमें नहीं है, तो b माइनस ए का जो सेट बनेगा वो बनेगा अल्फा कॉमा बीटा। एक बार फिर से समझ लिए, ए सेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस गामा, बी दिया हुआ है पी एस अल्फा बीटा गामा, और अगर हम जब a माइनस बी निकालेंगे तो हम a के वो एलिमेंट्स लेंगे, a माइनस बी में a के एलिमेंट लिए जाएंगे वो कि जो b में ना हो, b माइनस ए में b के वो एलिमेंट लिए जाएंगे जो a में ना हो। ये ध्यान रखिएगा, a माइनस बी और b माइनस ए ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ये बात हो गई सेट थ्योरी को। तो अब ये सेट थ्योरी इतनी है, ठीक है। इसके आगे सेट थ्योरी में आप लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेट थ्योरी में इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाना जाता है, बस इतना ही है। इसके बाद अब हमारा जो पार्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम लोग रिलेशन कहते हैं। उस पर अब आप लोग देखिएगा रिलेशन। तो आइए अब हम लोग रिलेशन देखते हैं, है ना, कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बेसिकली जैसे हम लोग अपनी आम तौर ज़िंदगी में देखते हैं कि रिलेशन का मतलब, हम लोग ने बहुत बार ये वर्ड सुना है रिलेशन, और जब आप इसका जो मतलब है, इसकी जो मीनिंग है, जब आप इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढिएगा तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कनेक्शन है या जो एसोसिएशन है उसे हम रिलेशन कहते हैं। देखिए हम आपको एक बात बता दें, बेसिकली क्या है कि ये जो पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, आप लोग ने जो 11th-12th में पढ़ा है, ये रिलेशन जो है ये कैलकुलस का पार्ट है ना। एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है कैलकुलस, आप लोग ने पढ़ी होगी, उसका पार्ट है ये रिलेशन। लेकिन इसको हम लोग बीएससी में मॉडर्न अलजेब्रा में डील करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने बताया ना मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, तो इसमें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी की जाती है। जैसे मैपिंग हो गई, है ना, 1-1-on-2 टाइप की मैपिंग हो गई, ये सारी मैपिंग्स की डीलिंग हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा में करते हैं, तो इसलिए रिलेशन को हम लोग यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा में पढ़ते हैं। अब कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते थे? कैलकुलस में हम लोग वेरिएबल की स्टडी करते थे, ठीक है। वो कौन से वेरिएबल होते थे? जो कि चेंज करते थे, नाम से ही पता लग रहा है वेरिएबल होते थे, चेंज करते थे टाइम के साथ, किसी के रिस्पेक्ट में, किसी क्या कहते हैं, किसी और फंक्शन वेरिएबल की रिस्पेक्ट में वो लोग आपस में कोरिलेटेड होते थे। मतलब एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, या एक को बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, या दोनों साथ में बढ़ेंगे तो दोनों साथ में रिलेटेड होते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होता है, मैथ्स में भी इसका यही मतलब होता है। रिलेशन का क्या मतलब होता है मैथ्स में? द एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिलेशन। दो ऑब्जेक्ट्स का एसोसिएशन, यानी कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स दिए में उनके बीच में क्या कनेक्शन है, इसे हम कहते हैं रिलेशन। तो वही मैथ्स में कहता है कि एसोसिएशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज रिलेशन एंड इट ओबेज सम रूल, और वो किसी रूल को ओबे करता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन होता है वो किसी रूल को ओबे करता है। उस रूल की मदद से हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का एसोसिएशन या रिलेशन पता लगाते हैं। कोई दो ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, उनके बीच में क्या एसोसिएशन होगा, और वो एसोसिएशन जिस रूल को फॉलो कर रहा होगा, उस रूल की मदद से हम लोग रिलेशन का पता लगाएंगे। क्या कहा हमने आपको? हमने आपको रिलेशन का क्या मतलब समझाया? रिलेशन का मतलब समझाया द कनेक्टिविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या कनेक्टिविटी होती है, इसे हम रिलेशन कहते हैं, है ना। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके बीच में जो एसोसिएशन होगा उसे रिलेशन कहेंगे, और वो जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एसोसिएशन होगा वो किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, और उस रूल की मदद से हम लोग एसोसिएशन और रिलेशन का पता लगाएंगे, ठीक। एसोसिएशन ऐसे नहीं पता लगेगा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, वो किसी रूल को ओबे कर रहे होंगे, उस रूल की मदद से हम रिलेशन का पता लगाएंगे कि भाई उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना, क्या रिलेशन है, ये पता लगाएंगे। और रिलेशन को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने बात करें कि हमने ये कंट्री, ये हमने कैपिटल्स के नाम लिख दिए। क्या कैपिटल्स लिखे? वॉशिंगटन, न्यू दिल्ली, ढाका, मॉस्को, ये लिखा। और इसी के सामने हमने कंट्रीज के नाम लिख दिए, इंडिया, अमेरिका, रशिया, बांग्लादेश।
तो अब आप क्या करिएगा, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप वॉशिंगटन को अमेरिका से कनेक्ट करिएगा, न्यू दिल्ली को इंडिया से कनेक्ट करिएगा, ढाका को बांग्लादेश से कनेक्ट करिएगा, मॉस्को को रशिया से कनेक्ट करिएगा। इस बात का ये जो हमने किया है, इसका मोटिव क्या निकल के आ रहा है? मोटिव ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, और वो रिलेशन किसी रूल को ओबे करेगा। वो रूल क्या है? वॉशिंगटन अमेरिका का क्या है? वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तो रिलेशन क्या निकल के आया? रिलेशन निकल के आया द कैपिटल ऑफ। क्या निकल के आया? द कैपिटल ऑफ, यानी कि वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। वॉशिंगटन इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। तो इन सब में जो हमारा रिलेशन है, जो एसोसिएशन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यानी कि वॉशिंगटन और अमेरिका के बीच में क्या एसोसिएशन है? कैपिटल एसोसिएशन है। ये इसका कैपिटल है, तो एसोसिएशन क्या हुआ? कैपिटल एसोसिएशन हुआ। इन न्यू दिल्ली और इंडिया में क्या एसोसिएशन है? क्या है? इन दोनों में क्या कनेक्टिविटी है? कनेक्टिविटी ये है कि न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आया? द कैपिटल ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाता है। तो रिलेशन के बारे में आपको पता लग गया कि रिलेशन क्या होता है ना। अब हम एक एग्जाम्पल से डील करते हैं इसको। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे, इसको आप और एग्जाम्पल से देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, क्रिकेटर्स के नाम लिख दिए, यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए सचिन तेंदुलकर, और यहाँ पे लिख दिए क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दिए इंडिया। तो सचिन तेंदुलकर इज द प्लेयर ऑफ इंडिया, यानी कि अगर, और यहाँ पे अगर आप लिख दिए शोएब अख्तर, यहाँ पे लिख दिए पाकिस्तान, तो शोएब अख्तर इज द क्रिकेटर ऑफ, शोएब अख्तर इज द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। तो क्या हुआ? सचिन इज द प्लेयर ऑफ इंडिया, शोएब इज द प्लेयर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना? सचिन और अमेरिका के बीच में क्या, सचिन और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? सचिन और इंडिया के बीच में रिलेशन बनेगा इज द प्लेयर ऑफ, इज द प्लेयर ऑफ। सचिन कहाँ के प्लेयर हैं? सचिन इंडिया के प्लेयर हैं। शोएब कहाँ के प्लेयर हैं? शोएब पाकिस्तान के प्लेयर हैं। तो बीच में रिलेशन क्या बना? रिलेशन बना इज द प्लेयर ऑफ। इसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि वॉशिंगटन का कैपिटल अमेरिका है, तो रिलेशन बना इज द कैपिटल ऑफ। ठीक है, ये आपने रिलेशन को समझा। अब आइए हम एक एग्जाम्पल से रिलेशन को समझाएं आपको। ठीक, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मतलब एक तरीका एग्जाम्पल क्या कहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट ए बराबर, ये कोई सेट ए दिया हुआ है हमारे पास, 1 3 4 5 6। तो क्या है ये दिया हुआ है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 9 10। ये हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। b इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ये दिया हुआ है, एक सेट b ये दिया हुआ है, एंड अ रिलेशन r फ्रॉम सेट a टू सेट b इज द स्क्वायर ऑफ। ये रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाएगा? कह रहा है कि a इज इक्वल टू सेट ये और b ये, और सेट a से सेट b में जो रिलेशन है वो है द स्क्वायर ऑफ। ठीक, सीधा सीधा रिलेशन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ। अब देखिए, सबसे पहले तो ये लैंग्वेज लिखी जाएगी कि द रिलेशन फ्रॉम सेट a टू सेट b मीन्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर समझ लीजिए क्या होता है। ऑर्डर पेयर ये होता है 1, 2 2, 3 3, 4। मतलब क्या कि ऐसा ऑर्डर पेयर जो किसी स्पेशल टाइप के ऑर्डर में लिखा गया हो। जैसे ये है 1, 2 2, 3, ये ऑर्डर पेयर एक स्पेशल ऑर्डर लिखा गया। जैसे क्या है स्पेशल इसमें, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, सब एक एक के डिफरेंस पे चल रहा है। ठीक, तो ये स्पेशल टाइप का ऑर्डर पेयर है, इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मीन्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। फर्स्ट कॉम्पोनेंट मतलब ये पहला कॉम्पोनेंट 1, यानी कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज टू बी टेकन फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड फ्रॉम सेट बी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिलेशन कह रहा है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर सेट बी टू सेट ए कहते तो पहला एलिमेंट बी से लेते, लेकिन कह रहा है सेट ए टू सेट बी, तो इसलिए पहला कॉम्पोनेंट लेंगे ए सेट का। सच दैट द फर्स्ट कॉम्पोनेंट
फर्स्ट कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यानी कि जब हम सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे तो वो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ये लिखा हुआ है 1 1 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 9 3 स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं हमने क्या कहा, हमने कहा कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट ए और सेकंड कंपोनेंट बी सच दैट फर्स्ट कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। सेट ए से वो एलिमेंट उठाइए, सेट ए से वो एलिमेंट उठाइए कि जब आप उसकी पेयरिंग करिए 2 के साथ, तो जब आप इसकी पेयरिंग करिए सेट बी के एलिमेंट्स के साथ, तो ऐसा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए कि जब सेट बी के एलिमेंट का आप स्क्वायर करिए तो वो सेट ए के एलिमेंट के बराबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेट बी का एक एलिमेंट उठाया 1, सेट ए का एक एलिमेंट उठाया 1, सॉरी सेट बी नहीं, सेट ए का एक एलिमेंट उठाया 1। अब सेट बी में आपने देखा कि वो किसके स्क्वायर के बराबर है, तो सेट बी में एक एलिमेंट है 1, जब 1 का स्क्वायर करिएगा तो वो 1 के ही बराबर हो जाएगा, है नहीं। 1 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट आपने देखा 4, जब आपने सेट ए से 4 उठाया और इसमें से आपने देखा जब 4 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होगा, यहाँ पे सेट बी में 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो 4 लिखा और इसका ऐसा एलिमेंट लिए कि जब आप उसका स्क्वायर करिए तो फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर आ जाए, तो ये क्या हुआ 2 का स्क्वायर बराबर 4। ऐसा ही आप जब आप यहाँ से 9 उठाइएगा 9, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है कि उसका स्क्वायर करिए तो 9 आ जाए। यहाँ से एक ऐसा एलिमेंट उठाना है, कि जब आप यहाँ से स्क्वायर करिए तो वो उस एलिमेंट के बराबर हो जाए। जैसे यहाँ पे 9 उठाया तो अब यहाँ पे ऐसा कौन सा है कि जिसका स्क्वायर करें 9 आ जाए, तो यहाँ पे 3 है, जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 9 उठाया 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया। तो रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना द स्क्वायर ऑफ, देखिए रिलेशन सेटिस्फाई हुआ, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट 4 है, इज द स्क्वायर ऑफ सेकंड कंपोनेंट। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट ए है, स्क्वायर ऑफ बी, जब हम बी का स्क्वायर करें तो ए आ जाए, ऐसा उठाइए। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आएगा 1, 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम रिलेशन में लिखेंगे तो इसको सिंपल R इज इक्वल टू ऐसे करके लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि इसकी मैपिंग कैसे करी जाती है, इसको डायग्रामेटिकली कैसे शो किया जाता है। सिंपल कुछ नहीं, ऐसे आपने 2 ये बनाए, 2 सर्कल्स बनाए और इसमें आपने सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए 1 3 4 5 6 9 10, 1 3 4 5 6 9 10 और इसमें 0 1 2 3। अब आप देखिए 1 से 1, 1 से 1, 4 से 2, 4 से 2, 9 से 3, बस यही 3 होंगे और कोई है ही नहीं। और आप देख लिए कोई नंबर अगर हो रिलेशन में, कोई रिलेशन है ही नहीं, तो 1 का 3, 1 का 1 से हो गया, 4 का 2 से हो गया और 9 का 3 से हो गया। तो द डायग्राम इज कॉल्ड एरो डायग्राम, ऑर्डर पेयर नहीं कहेंगे, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम और मैपिंग एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये एग्जाम्पल आप समझ लिए, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ, यानी कि जब आप फर्स्ट कंपोनेंट, जब आप सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर करें, यानी कि सेकंड कंपोनेंट क्या है बी का, सेट बी के एलिमेंट्स का स्क्वायर करें तो वो सेट ए के एलिमेंट्स के बराबर हो जाए। तो सेट बी में ऐसे कितने एलिमेंट्स है कि जिनका स्क्वायर करिए ए के एलिमेंट के बराबर हो जाए। जब आप 1 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा 4, ये देखिए 4 मिल गया यहाँ पे, तो इसलिए 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो गया। जब आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे 9 मिल जाएगा, तो ये हो गया। तो इसलिए ये सिर्फ 3 ही रिलेशन बनेंगे और कोई नंबर इसमें दिया ही नहीं है, तो क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, यही तीन रिलेशन बनेंगे इसमें। एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, अब यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि एनी सेट, ऑर्डर पेयर का कोई भी सेट होगा, जैसे ये ऑर्डर पेयर का सेट बना हुआ है, ये ऑर्डर पेयर है, ये 3 ऑर्डर पेयर हैं, इनका एक सेट बन गया। तो एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, कोई भी ऑर्डर पेयर का अगर सेट होगा तो उसको हम लोग रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे,
रिलेशन, यहाँ से रिलेशन की नई डेफिनेशन निकल के आई। ये तो पढ़ी थी एसोसिएशन वाली, एक और निकल के आई। क्या निकल के आई कि एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रिलेशन। एक और डेफिनेशन अभी आएगी, लेकिन वो बाद में आएगी जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल आप देख लिए, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा था क्लियर करने के लिए, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो हम लोग ये ऑर्डर पेयर बनाते हैं ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कर लीजिएगा, इसको साइड में बॉक्स में करके, कि द फर्स्ट कंपोनेंट हर ऑर्डर पेयर का, एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्डर पेयर हो 1 2 2 3, है ना, 3 4, कोई भी एक्सेट्रा कुछ भी, अगर ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, इसमें जो पहला कंपोनेंट होगा ऑर्डर पेयर का, पहला कंपोनेंट, ये इसको हम कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे? डोमेन। और जो दूसरा होगा उसको हम कहेंगे रेंज। आपको डोमेन रेंज पता होगा क्या होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम आपको एक सिंपल सी चीज़ बस डोमेन के बारे में, डोमेन आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत खास में बताना नहीं पड़ेगा डोमेन, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप बस ज़रा सा देख लिए डोमेन क्या होगा, बस, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे डोमेन को आपको, डोमेन क्या होता है, ठीक है। बोर्ड गीला है, एक सेकंड। डोमेन देखिए क्या है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है। तो अब देखिए डोमेन क्या होता है। डोमेन ये होता है कि हमारा फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन का क्या दिया हुआ है, लॉग एक्स, फंक्शन लॉग एक्स दिया हुआ है। डोमेन की डेफिनेशन ये कहती है कि हमारा फंक्शन यानी कि लॉग एक्स, एक्स की किन वैल्यूज पे डिफाइन है, यानी कि एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स की जगह हम क्या रखें कि फंक्शन हमारा अनडिफाइंड ना हो बस खाली। तो एक्स की जगह अगर हम नेगेटिव नंबर रख देंगे, यानी कि -1 -2 कोई भी नेगेटिव नंबर रख देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल्स एक्सेप्ट नेगेटिव इन रियल नंबर्स, एक्सेप्ट नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका डोमेन ये हो जाएगा। डोमेन का मतलब ये होता है कि हमारा फंक्शन x की किन वैल्यूज पे डिफाइन है, x की किन वैल्यूज पे डिफाइन है। तो x की जगह हम सिर्फ माइनस वैल्यू नहीं रख सकते और बाकी सब रख सकते हैं, सब पे डिफाइन है ना, ऑल रियल एक्सेप्ट नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आपको डोमेन का मतलब समझ में आ गया। और रेंज क्या होती है, जब हम x की यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे और जो रिजल्ट मिलेगा, यानी कि मान लिए y इज इक्वल टू एक्स की जगह आपने रख दिया 10, ठीक, तो log 10 क्या होता है 1, तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो x की जगह आपने 10 रखा तो 10 और y की आपको क्या मिला 1, तो 1 जो होगी वो रेंज होगी और x डोमेन होगा। यानी कि x की जगह हम क्या रख सकते हैं, वो डोमेन होगा और उसके करिस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी वो कहलाएगी रेंज, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, यही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच डोमेन फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, हर ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट जो होता है वो डोमेन कहलाता है और जो दूसरा होता है वो रेंज कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। डोमेन इतना ही था। डोमेन खैर आप लोग इससे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हमें डीप नहीं बताना था डोमेन में, ठीक है। हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सेट ए होता है वो पूरा का पूरा डोमेन होता है। क्या होता है, सेट ए पूरा का पूरा डोमेन होता है, लेकिन पूरा का पूरा सेट बी रेंज नहीं होता, पूरा का पूरा सेट बी रेंज नहीं होता। जिन एलिमेंट्स का ए के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन है सिर्फ वही रेंज में आएंगे। यानी कि बी सेट में रेंज क्या हुई 1 2 3, अगर हम रेंज का सेट बनाएंगे तो बनेगा 1 2 3, सिर्फ 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि 0 की कोई मैपिंग नहीं है सेट ए के एलिमेंट्स के साथ। सिर्फ वो एलिमेंट की जिनकी ए के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग है, बी के वो एलिमेंट्स की जिनकी ए के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग है वही रेंज कहलाएंगे, बाकी रेंज में नहीं आएंगे। बाकी पूरा सेट बी कोडोमेन कहलाएगा। पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, सेट बी एज अ होल इज कॉल्ड कोडोमेन एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच हैव
द एसोसिएशन और मैपिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड रेंज। ये हमने लिख दिया यहां पे, आप पढ़ लीजिएगा इसको। द सेट बी एज अ होल इज कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाएगा, लेकिन सेट बी के वो एलिमेंट्स की जिनकी ए के एलिमेंट्स के साथ मैपिंग है वो रेंज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। ये बात हो गई, ठीक है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको अब बीएससी का शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये हम आपको बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, इससे जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अभी आपको पढ़ा देंगे तो एक रिलेशन की डेफिनेशन निकल के आएगी सामने। हर बीएससी के एग्ज़ाम में या यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर आप लोग जानते हैं थ्योरम्स और थ्योरी आती है, उसमें आपको वो डेफिनेशन याद रखना है, वही डेफिनेशन लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। क्या होती है डेफिनेशन, देखिए। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट या इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ये कोई दो सेट्स के बीच में, अगर कोई दो सेट्स दिए हैं हमारे पास ए और बी, तो उनके बीच में कितने पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ये है कि किन्हीं दो सेट्स के बीच में कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हम बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि अगर कोई दो सेट हैं ए और बी, उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी, ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी सेट बिल्डर फॉर्म में ए कॉमा बी, ये ऑर्डर पेयर बना। क्या बना? ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, सच दैट जो ए होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और जो बी होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम लोग बी क्रॉस ए लिखें, यानी कि ए क्रॉस बी ऐसे लिखा, अब बी क्रॉस ए तो इसी को पलट देंगे ऑर्डर पेयर को, बी कॉमा ए हो जाएगा, बी बिलोंग टू कैपिटल बी और ए बिलोंग टू कैपिटल ए। क्या मतलब हुआ? ए क्रॉस बी का दो एलिमेंट ऑर्डर पेयर बनाए, हमने क्या कहा? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, कितने पॉसिबल नंबर बनेंगे हमें पता नहीं, ए कॉमा बी, सच दैट ए जो होगा ये वाला एलिमेंट ये इस सेट को बिलोंग करेगा और जो ये होगा ये इस सेट को बिलोंग करेगा। और अगर इसका उल्टा करके लिखें, बी क्रॉस ए लिख दें, तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये पलट जाएगा, सीधे सीधे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। मुश्किल चीज़ नहीं है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है द फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ऑफ द सेट ए एंड बी। दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो ए सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3, ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है सेट की, ध्यान रखिएगा। एंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये दिए सेट बिल्डर फॉर्म। इसका क्या मतलब है? एक्स सच दैट, एक्स सच दैट मतलब एक्स क्या है? एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर बराबर 1 है, ये दिया हुआ है। तो अब पहली तो इसको जो है हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए हमें क्या है, हमें दिया हुआ है सिंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि एक्स बराबर प्लस माइनस 1। तो b की क्या वैल्यूज आई? देयरफॉर सेट b इन रोस्टर फॉर्म इज 1 कॉमा माइनस 1, दैट इज b इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1। दो ही वैल्यूज निकली, 1 और माइनस 1 b सेट की। तो a बराबर 1 2 3 और b बराबर 1 कॉमा माइनस 1। अब देखिए a क्रॉस b कैसे निकाला जाता है? ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है? ए क्रॉस बी ऐसे निकाला जाता है कि हम ए क्रॉस बी में ए का एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट उठाएंगे ए और उसकी पेयरिंग कराएंगे बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। कैसे? ए का पहला एलिमेंट उठाया 1 की पेयरिंग कराई 1 से, 1 कॉमा 1, फिर ए की सारे एलिमेंट के साथ कराएंगे ए की, फिर 1 की माइनस 1 से कराई 1 कॉमा माइनस 1। ए का एक एलिमेंट उठाएंगे, उनकी बी के सारे एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कराएंगे। ए का पहला उठाया 1 कॉमा 1 1 कॉमा माइनस 1, अब 1 की हो गई, अब 2 उठाइए ए का,
अब 2 की बी के सारे एलिमेंट के साथ कराइए, तो बी के क्या होगा 2,1, फिर होगा 2,-1, ये हो गया। बहुत छोटा सा सेट दिया है और आगे बड़े बड़े सेट आएंगे। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट उठाइए ए का, 3 उठाया हमने, 3 की बी के सारे एलिमेंट के साथ कराइए, तो 3,1, 3,-1, ए का एक एक करके एलिमेंट उठाते जाएंगे ए क्रॉस बी में, और उनकी बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग कराते चले जाएंगे। जैसे ये करा रहे हैं हम लोग, ए का पहला एलिमेंट 1 उठाया और बी के 1 और -1 के साथ पेयरिंग कराई, ठीक, 1 की 1 और -1 के साथ पेयरिंग कराई। फिर 2 उठाया ए का हमने, 2 की बी के 1 और -1 के साथ पेयरिंग कराई, 1 और -1 के साथ कराई। फिर ए का 3 उठाया, उनकी 1 और -1 के साथ पेयरिंग कराई। तो ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए, ए क्रॉस बी ऐसे लिखा जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट यही कहलाता है, ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में बी क्रॉस ए कैसे लिखा जाएगा, बी क्रॉस ए, बी का एक एलिमेंट उठाइएगा, बी का पहला एलिमेंट उठाइएगा और उनकी पेयरिंग कराइएगा ए के हर एक एलिमेंट के साथ। जैसे बी का हमने पहला एलिमेंट 1 उठाया, 1 की पेयरिंग कराई पहले 1 के साथ तो 1 आया, फिर 1 की पेयरिंग कराई 2 के साथ तो 1,2 आया, फिर 1 की पेयरिंग कराई 3 के साथ 1,3 आया। अब 1 हो गया, 1 की तीनों के साथ हो गई पेयरिंग। अब उठाइए -1, -1 की पेयरिंग कराइए 1 के साथ तो -1,1 आ गया, फिर -1,2 तो -1,2 आ गया, फिर -1,3 तो -1,3 आ गया। ये हो गया बी क्रॉस ए, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। और अगर हम ए क्रॉस बी को मैपिंग में दिखाएं तो ए और बी, ए 1 2 3 और ये 1 -1, 1 की 1 के साथ, 1 की -1 के साथ, फिर 2 की 1 के साथ, 2 की -1 के साथ, फिर 3 की 1 के साथ, 3 की -1 के साथ। देखिए यही पेयरिंग हो रही है क्रॉस बी में, 1 की 1 के साथ, 1 की 1 के साथ कराई, फिर 1 की -1 के साथ भी कराई, फिर 2 की 1 के साथ कराई, फिर 2 की -1 के साथ कराई, फिर 3 की 1 के साथ कराई, यानी कि 3 की 1 के साथ कराई, फिर 3 की -1 के साथ कराई। ये देखिए ऐसे मैपिंग में लिखा जाएगा इसको। ये हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो। ये आपको ये ध्यान रखिएगा, इसको रोस्टर फॉर्म में कर लिएगा अगर ये सेट बिल्डर में दी हुई है, और अगर ये दी हो तो इसको कर लिएगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या आती है, नोट करने वाली बात ये आती है कि अगर कोई दो सेट हैं ए और बी और दोनों ही नल सेट हैं, क्या हैं, दोनों ही नल सेट हैं, यानी कि दोनों के अंदर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो जो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा वो भी नल सेट निकलेगा। अगर कोई दो सेट्स हैं, अगर वो इक्वल नहीं है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ए सेट ये दिया हुआ है, बी सेट ये दिया हुआ है, दोनों इक्वल है ही नहीं। तो देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ये नोट हो गया इसका। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये डेफिनेशन जो आ रही है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप देखिए। रिलेशन की भी यही डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी यही डेफिनेशन है। मेनली कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही जो आपका टॉपिक रिलेशन है वो चालू होता है, वो स्टार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए नोट में एक चीज लिखिए, नोट लिखिए, नोट में क्या लिखिए आप, ये देखिए क्या लिखिएगा, a set R is said to be, a set R, ये हमने बता दिया R रिलेशन होता है, a set R is said to be set R is said to be a relation from set
A to set B if R is a subset, R is a subset of A क्रॉस B। क्या कहा हमने? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीएससी की हर किताब में आपको यही मिलेगी डेफिनेशन, और अगर एग्जाम में आपसे बीएससी के पूछा जाए तो यही लिखना है, R is a subset of A क्रॉस B। ये हो गया, ठीक है। इसको आप लोग देखिए। अब इसके बाद में ये एग्जाम, ये कैसे आया, ये कैसे का मतलब, इसका क्या मतलब है, ये अभी हम आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, उससे समझा रहे हैं। ये देखिए आप लोग, हमने क्या लिखा, हमने कहा आर रिलेशन होगा ए क्रॉस, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा वो रिलेशन उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाएगा। वो रिलेशन उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाएगा। अब एक एग्जांपल जिसको समझिए, इसको क्या कहने का मतलब है। एक्चुअल डेफिनेशन जो एग्जाम्स में पूछी जाएगी वो आपको यही लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हायर क्लासेस में आपको यही लिखने को मिलेगा हर जगह, अब आपको वो सब एलैबोरेशन नहीं मिलेगा हर जगह। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 2,3, एक सेट दिया हुआ है ए 2,3 और एक सेट दिया हुआ है बी 6, 9, 12, ठीक। अब इसका ए क्रॉस बी क्या हो, ए क्रॉस बी निकाला गया, ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी के साथ पेयर बनाएगा। ए का हर एक एलिमेंट, ए का पहला एलिमेंट उठाइए 2, 2 की बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयरिंग करिए, तो पहला 6 है तो 2,6, फिर 2,9, फिर 2,12, ठीक हो गया। 2 का के साथ तीनों के साथ हो गई। अब 3 उठाइए, 3 का करिए 3,6, 3,9, 3,12, ठीक, ये हो गया। हमें क्या है, हमें ए क्रॉस बी का सबसेट निकालना है। तो अब हम सबसेट कैसे निकालेंगे, जब हम ए और बी के बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे, और वो रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, वो रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। हमें सबसेट निकालना है ए क्रॉस बी का, तो ए क्रॉस बी का सबसेट तो वही होगा जो ए और बी के बीच में रिलेशन होगा। हम ये कह चुके हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट, वी कैन नाउ ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। हम अब ए क्रॉस बी का सबसेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ये लैंग्वेज खास नहीं है, रिलेशन जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंग टू सेट बी। एक्स जो होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और वाई जो होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। कंडीशन दी हुई है वाई इज इक्वल टू 3x, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, हमने आपको अभी बताया था कि जो हमारा सेट ए होगा, ये सेट ए होगा, वो पूरा का पूरा डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। तो आर का जो डोमेन होगा वो होगा सेट ए, यानी कि 2,3 डोमेन होगा। और को डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी पूरा का पूरा को डोमेन होगा। रेंज जो होगी वो पूरा का पूरा सेट बी नहीं होगी, वो एलिमेंट होंगे रेंज में कि जिनकी ए के एलिमेंट के साथ मैपिंग होगी। वो अभी कैसे होगी वो हम बताएंगे, लिख तो हमने दिया है यहाँ पे, लेकिन कैसे होगी वो भी हम बता देंगे अभी आपको। देखिए सबसे पहले रिलेशन ये जो दिया हुआ ये सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, इसको पहले रोस्टर फॉर्म में निकालिए। रोस्टर फॉर्म में मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे रिलेशन के, आर बराबर ये रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। देखिए x इज इक्वल टू 2,3। पहली बात x क्या है, x वो एलिमेंट है कि जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो x की इस सेट ए में कितनी वैल्यूज़ हैं, 2,3। तो x की जगह या तो हम 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, क्योंकि x जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ये कह रहा है सेट ए को बिलोंग करेगा, तो इसलिए x की जगह हम या तो 2 रखेंगे या तो 3 रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 2,3 बिलोंग टू ए, चूँकि दिख रहा है हमें। तो y इज इक्वल टू, जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। 6 कहाँ का एलिमेंट है, 6 है सेट बी का एलिमेंट, तो बिलोंग टू बी। तो ऑर्डर पेयर क्या बना 2,6, यानी कि x की जगह हमने 2 रखा तो हमको क्या मिला 6 मिला। तो यानी कि ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए हमने 2 रखा था तो 6 मिला। अब जब हम 3 रखेंगे 3 इंटू 3 तो 9 मिलेगा, 9 भी बी को बिलोंग कर रहा है।
तो ये बी को हो गया, तो ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो गई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यानी कि एक्स की जगह जब 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, जब एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। तो हमारा रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना, रिलेशन ये दिया हुआ y इज इक्वल टू 3x, तो ऑर्डर पेयर क्या बने 2,6 और 3,9। तो ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिए, ऐसे लिखा जाएगा 2,6 और 3,9। अब देखिए इसको अगर मैपिंग में समझ लें, तो अगर ये सेट A दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, तो हमने A के लिखे 2,3 और 6, 9, 12 B के लिख दिए। अब देखिए जब 2 रख रहे हैं तो 6 मिल रहा है, जब x की जगह 2 रख रहे हैं तो y 6 मिल रहा है। यानी कि सेट A की जगह जब हम 2 रखेंगे तो हमको y का एलिमेंट मिलेगा, तो 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, तो 2 की 6 के साथ पेयरिंग हो गई। 3 रखेंगे तो 12 मिलेगा, तो इसके साथ मैपिंग हो गई। तो रेंज जो होगी, रेंज क्या होगी, रेंज होगी वो एलिमेंट सेट B के जिनकी A के साथ पेयरिंग है, तो खाली 2 ही हैं, 9 नहीं है, 9 की कोई पेयरिंग नहीं है, तो खाली रेंज में 2 आएंगे, 6, 1 मिनट, इसके साथ नहीं होगी, ऐसे होगी, हाँ 12 बचा हुआ है, तो रेंज में खाली ये 2 एलिमेंट आएंगे, 6, 9। 12 नहीं आएगा क्योंकि 12 की किसी के साथ पेयरिंग ही नहीं हो रही है पूरा का पूरा, लेकिन 12 कोडोमेन में आएगा क्योंकि कोडोमेन पूरा सेट B होता है। रेंज वो होती है कि जिनकी मैपिंग, जो एलिमेंट सेट B के वो एलिमेंट कि जिनकी मैपिंग A से हो रही है, तो ये हमें दिख रहा है। अब देखिए मेन डेफिनेशन वाली बात जो हम आपको एग्जाम्पल से समझाने जा रहे थे, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि R जो होगा रिलेशन इज अ सबसेट होगा A क्रॉस B का। सबसेट का क्या मतलब होता है कि R पूरा का पूरा इस A क्रॉस B के अंदर आएगा, सबसेट का ये मतलब होता है। तो देखिए R के अंदर क्या है 2,6, 3,9, तो ये R के जो एलिमेंट्स हैं 2,6 और 3,9 ये A क्रॉस B में मौजूद हैं कि नहीं, ये देखिए 2,6 और ये 3,9, तो पूरा का पूरा R जो है वो A क्रॉस B के अंदर है कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहाँ से अब जो डेफिनेशन रिलेशन की निकल के आती है, अभी तक जो पढ़ी आपने वो भी ठीक थी, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो आपको किताबों में मिल जाएगी वो ये मिलेगी कि इफ A एंड B बी 2 गिवन सेट्स, अगर कोई 2 सेट्स हैं A और B, और अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, A से B में अगर कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन होगा, रिलेशन इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि जो रिलेशन R निकलेगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। ऐसे ये डेफिनेशन जो निकली रिलेशन की, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, हर एग्जाम में यही पूछी जाती है और आपको यही लिखनी है। इफ A and B be 2 given sets, a relation from A to B is said to be the subset of A cross B and denoted by A cross B, जो कि हम लोग ने एग्जाम्पल से देखा भी है ना, कि हमने रिलेशन निकाला और वो रिलेशन जो है वो A क्रॉस B में मौजूद है, यानी कि A क्रॉस B का सबसेट जो है वो रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद में बस लास्ट टॉपिक आज का आता है, वो है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। देखिए इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है इनवर्स ऑफ रिलेशन, ये लास्ट है इनवर्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में। इनवर्स ऑफ रिलेशन देखिए, इनवर्स ऑफ रिलेशन इनवर्स ऑफ रिलेशन ठीक है। देखिए एक चीज़ इसमें है, आसान है, इनवर्स ऑफ रिलेशन कुछ इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं इफ R is a relation, if R is a relation from set A to
set B, then R inverse will be the relation, R inverse will be the relation from B to A। क्या कहा हमने, क्या कहा हमने? कहा कि अगर कोई दो सेट हैं A और B, उनके बीच में R रिलेशन है, तो R का जो R इनवर्स होगा, यानी कि जो इनवर्स ऑफ रिलेशन होगा, रिलेशन का इनवर्स, वो होगा रिलेशन B टू A। अगर R रिलेशन है सेट A टू B, तो R इनवर्स होगा रिलेशन फ्रॉम B टू A, उसका उल्टा होगा। देखिए कैसे होगा ये। अगर हमने कोई रिलेशन लिखा R इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में x, y सच दैट x बिलोंग टू डोमेन यानी कि सेट A एंड y बिलोंग टू रेंज यानी कि सेट B, ठीक है। और ये लिख दिया हमने R। अगर कोई रिलेशन है दो सेट्स के बीच में जिसमें x y, जिसमें x जो है वो डोमेन को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो रेंज को बिलोंग कर रहा है। डोमेन को बिलोंग कर रहा है मतलब सेट A को बिलोंग कर रहा है। सेट A के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, हम बता चुके हैं आपको। और सेट B के जो एलिमेंट जिनका एसोसिएशन A के साथ होता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रेंज। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम किसी रिलेशन के इनवर्स क्या होता है, अगर कोई रिलेशन है x, y और x डोमेन को बिलोंग कर रहा है और y रेंज को बिलोंग कर रहा है, अगर हम किसी भी रिलेशन के डोमेन को रेंज कर दें और रेंज को डोमेन कर दें, तब जो रिलेशन कहलाता है वो उस रिलेशन का इनवर्स कहलाता है। यानी कि अगर ये रिलेशन R है x, y, x बिलोंग टू डोमेन और y बिलोंग टू रेंज, और अगर इसका इनवर्स देखें तो हो जाएगा y, x सच दैट। अब हमने क्या कहा? हमने कहा अगर उसके रेंज को डोमेन कर दें और डोमेन को रेंज कर दें, तो डोमेन क्या है? x है, तो y को डोमेन कर दिया आप और x को रेंज कर दिए। यानी कि पहले जो डोमेन था अब वो रेंज हो गया और जो पहले रेंज थी वो डोमेन हो गई। तो जो कहलाता है वो कहलाता है इनवर्स रिलेशन का। क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है रिलेशन का। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत मुश्किल चीज़ है ही नहीं ये, ठीक है। वही सेम एग्जांपल देखते हैं, चलिए आपको कंफ्यूज ना करें, वही सेम एग्जांपल देखते हैं। चलिए ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और नहीं 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, 2, 3 दिया हुआ है। और बी सेट दिया हुआ है 6 9 12 ये दिया हुआ है, ठीक है। और रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन भी वही दिया हुआ है जो पहले वाले एग्जाम्पल में था, x, y सच दैट x बिलोंग टू A यानी कि x बिलोंग टू डोमेन, y बिलोंग टू B यानी कि रेंज, सच दैट x नहीं y इज इक्वल टू 3x। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हमने रेंज रिलेशन क्या निकाला था? उसमें हमने रिलेशन निकाला था 2, 6 और 3, 9 ये निकाला था, ठीक है, ये निकाला था। अब देखिए इसमें जो है ये जो हमने रिलेशन निकाला है इसमें क्या है? इसमें ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। यानी कि x की जगह जब 2 रखा था तो y 3 मिला था, जब x की जगह 3 रखा था तो y 9 मिला था, जब x की जगह 2 तो y 6, जब x की जगह 3 तो y 9। तो ये डोमेन था, ये रेंज थी, ये डोमेन था, ये रेंज थी, ठीक ही नहीं थी? ये R हो गया रिलेशन। लेकिन जब इसका R इनवर्स निकालेंगे तो R इनवर्स निकल के आएगा, डोमेन को रेंज कर दो और रेंज को डोमेन कर दो। तो डोमेन क्या है? 2, इसको रेंज कर दो यानी कि इसको इधर लिख दो, और जो रेंज है उसको डोमेन कर दो, तो ये हो जाएगा। यानी कि इसको पलट दो, जो डोमेन था उसको रेंज कर दिया और जो रेंज था उसको डोमेन कर दिया, और इसमें क्या करा? 9, 3 कर दिया। तो ये इसका इन्वर्स हो गया। यानी कि किसी रिलेशन में अगर हम ऑर्डर पेयर के रेंज को डोमेन कर दें और डोमेन को रेंज कर दें तो जो रिलेशन कहलाता है वो उस रिलेशन का इन्वर्स कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इफ R इज अ रिलेशन
from A to B, and if we convert the domain of R to range of R and range of R to domain of R, then the relation is said to be the inverse of the relation. Inverse, ठीक है. एक पॉइंट की पॉइंट लिख लिए बस, एक यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट, रुकिए ब्लैक इंक से लिख देते हैं, साफ दिखेगा. ये हो गया. चल नहीं रहा ये इंक, इससे लिखते हैं. हाँ ये चलिए. देखिए, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रेंज ऑफ आर. ठीक है, यानी कि इस आर रिलेशन की जो रेंज होगी, इस आर रिलेशन की रेंज क्या है 6,9, तो वो इसकी डोमेन बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी. आर इनवर्स की डोमेन क्या होगी, आर इनवर्स की डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज. और रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, रेंज ऑफ आर इनवर्स, आर इनवर्स की रेंज क्या होगी, वो होगी डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर होगी. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आया, हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन दिया हुआ है, उसमें जो डोमेन और रेंज है, अगर हम उसके डोमेन की जगह पे डोमेन को रेंज कर दें और रेंज को डोमेन कर दें, तब जो रिलेशन कहलाता है वो उसका इन्वर्स कहलाता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन. तो आज हम लोगों ने यहाँ तक देखा इन्वर्स ऑफ रिलेशन तक. अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और इसको अच्छे से देखिएगा. इसके सारे जो पॉइंट्स हमने लिखाए हैं उसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तब तक के लिए थैंक यू.